मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। और आज हम स्टैटिक्स के न्यू लेक्चर में बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास आज का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। 6 एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ और पैटर्न सेम वही रहेगा कि पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे देन तब उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये वाला एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2012 में आया हुआ है, एमडीयू में 2012, 2011 और 2002 में। ठीक है, क्लियर। तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, देन फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। तो ये सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, एंड अगर अब तक किसी भी बच्चे ने, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बेसिक चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बेस पे। तो मैं आपसे सब जो भी बच्चे न्यू बच्चे हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। एंड दूसरी बात कि भाई ये वाला जो पोर्शन है कि इसका जो बेसिक है, इस एग्जाम्पल का जो बेसिक है वो ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बेसिक। तो पहले आप वो वीडियोस जरूर देखना, ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि बेसिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब उसमें जब मैंने आपको रिजल्टेंट, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस दिए हुए हैं, टू फोर्सेस। ठीक है, कितने, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, कौन कौन से, P एंड Q, P एंड Q। तो P एंड Q जो दो फोर्सेस हैं उनका ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो इज एन टाइम्स द लीस्ट, जो लीस्ट रिजल्टेंट है उसके, टू दैट द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, व्हेन देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम इज दिस। आप देखो यहाँ पे एक मतलब एक लाइन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात की गई है बेटा टू फोर्सेस, टू फोर्सेस क्या दिए हुए हैं, P एंड Q। उसके बाद यहाँ पे वर्ड बोला गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्टेंट तो है पर कैसा रिजल्टेंट है, ग्रेटेस्ट। कौन सा रिजल्टेंट है भाई, जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, कमेंट में बेटा जरूर बताओ, ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब तक इन्होंने सिर्फ क्या बात की, यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ तक इन्होंने बोला कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं। ठीक है, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, पर कौन सा रिजल्टेंट है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट वाला। क्लियर हो गया। इज एन टाइम्स द लीस्ट, मतलब लीस्ट कौन सा, लीस्ट का मतलब क्या भाई, जो रिजल्टेंट है ना उसके लीस्ट रिजल्टेंट, लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि P Q मेरे पास दो फोर्सेस है और उसका रिजल्टेंट है, नहीं ऐसे नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि P और Q मेरे पास दो फोर्सेस है, तो P और Q का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा वो n टाइम्स होगा P और Q के लीस्ट रिजल्टेंट के। अब मेन चीज आती है वही जो मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपको ये एग्जांपल्स अपने लिए इजी बनाने हैं तो जो मैंने बेसिक कराया है इसका वो जरूर देखें। ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब मेरे पास रिजल्टेंट होता है, ठीक है, और दो फोर्सेस होते हैं P एंड Q, तो उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, जिसमें हमने मैक्सिमम निकाला था कि इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई थी बेटा P प्लस के Q। क्लियर। और जो लीस्ट वाला हमने मिनिमम, जो हमने मिनिमम निकाला था लीस्ट, वो आया था मेरे पास P माइनस के Q, वेयर P ग्रेटर देन Q, जहां पे मेरे पास P जो है वो Q से क्या है, बड़ा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बस कंसेप्ट यूज करना है और छोटी क्लासेस वाला यहाँ पे फंडा है। ठीक है, ये फंड अगर ये आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं वही चीज कह रही हूँ कि भाई पहले बेसिक देखो, उसके बाद ही एग्जाम्पल्स आपको इजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करना है कि P Q मेरे पास दो फोर्सेस है, तो इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो रिजल्टेंट होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, P प्लस के Q।
और जो लीस्ट होगा वो P माइनस के Q। यहाँ तक बात समझ आ गई? जहाँ पे P ग्रेटर है Q से, ये हम लेके चलेंगे। क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? यहाँ पे अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है मेरे पास, वो n टाइम्स है। n टाइम्स है किसके? लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के। पहली इक्वेशन समझ आ गई? जो पहली लाइन थी, पहले ये समझा, फिर ये समझा, अब ये आ गया कि वो n टाइम्स है, n टाइम्स द लीस्ट। तो लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है, उसका n टाइम्स है। तो यहां से हम पहली इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके ऊपर जो आपकी बुक के हिसाब से दिया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से कराऊंगी जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट यहाँ पे आप P की वैल्यू भी निकाल सकते हो, Q की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ P की वैल्यू निकालो और तब करो। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो P के टर्म में आएगा, फिर उसी हिसाब से प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम मतलब जो आपकी बुक है, बुक के पर्पज से चलूंगी, पर इस चीज का ध्यान रखना कि ये कंपलसरी नहीं होता कि आप P की वैल्यू ही निकालो, आप Q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हमारा तो फाइनल ये आंसर लाना होता है। ठीक है, और इसमें कहीं भी PQ नहीं बैठा है। क्लियर? बात समझ आ गई? अब यहाँ से आप इवेल्युएट करोगे P को निकालोगे इन द टर्म ऑफ Q। ठीक है, या आप Q भी निकाल सकते हो इन द टर्म ऑफ P, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ से हम P को करेंगे इवेल्युएट। ठीक है, अब आगे देखो, शो डैट हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? द एंगल बिटवीन देम। मतलब इसका मतलब क्या कि P और Q के बीच का जो एंगल होता है, और हमेशा हम P और Q के बीच का एंगल अगर ना हमें बोला गया हो तो हम क्या लेते हैं? हमेशा अल्फा, कि मुझे अल्फा की वैल्यू जो है वो ये दिखानी है। अब ये कब दिखानी है? जब हमारे पास ये कंडीशन गिवन हो। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि व्हेन देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम, जो इनका रिजल्टेंट है, जो हम R मान के चले, जो रिजल्टेंट है वो क्या हो मेरे पास? इन दोनों के सम। किसका सम? दोनों फोर्सेस के सम के क्या हो? हाफ के Q। ठीक है, क्लियर? तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी मेरे पास ये बनेगी, और फिर सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हुआ कि दो फोर्सेस है, उस फोर्सेस का ग्रेटेस्ट और लीस्ट ये होता है। तो ग्रेटेस्ट जो है वो n टाइम है लीस्ट के, पहली इक्वेशन। यहाँ से हम इवेल्युएट करेंगे P, ये जो कंपलसरी नहीं है, आप Q भी इवेल्युएट कर सकते हो, उसी हिसाब से पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे क्या है? इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये शो करना है। मतलब बीच का एंगल मतलब अल्फा की वैल्यू शो करनी है। तो अल्फा की वैल्यू शो करनी है, कब शो करनी है? जब मेरे पास जो इनका रिजल्टेंट है वो इक्वल हो किसके? दोनों के सम का हाफ। देयर सम, दोनों का सम हुआ और उसका हाफ। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली जो आंसर है वो लेकर आएंगे। टारगेट क्या है इवेल्युएट करने का? अल्फा। जो हमारे पास इवेल्युएट करना है वो इवेल्युएट करना हमें, या कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू। हमें शो करना है कि अल्फा जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर? बात समझ आई? अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले वही चीजें लिखनी है कि मेरे पास P एंड Q भी सॉल्यूशन, वो रूपरेखा मैंने पूरी तैयार करा दी। यहाँ पे आप लिखोगे लेट P एंड Q, लेट तो करना ही नहीं है, गिवन है, सॉरी। हेयर P एंड Q आर टू गिवन फोर्सेस। मेरे पास P एंड Q तो गिवन फोर्सेस है, बट यहाँ पे अभी हमें रिजल्टेंट का नहीं बोला, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट आर बी द रिजल्टेंट, आर बी द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन फोर्सेस। दो गिवन फोर्सेस का जो है वो मेरे पास क्या है? आर रिजल्टेंट है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे देखो, जो जो चीजें हमें लेट करनी मैं कर ही लेती हूँ। अब आर नहीं दिया हुआ तो वो लेट कर लिया, देन एंगल, इनके बीच का एंगल वो भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट लिखने की जरूरत नहीं, एंड अल्फा बी द एंगल, बी द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है? अल्फा। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो पूरा का कॉस इनवर्स है ना, वो पूरा शो करना है हमें। अब ये पोर्शन लिख दिया हमने कि हमें क्या गिवन था और हमने क्या क्या यहाँ पे लेट किया। अब जो है देखो, दो फोर्सेस हमें गिवन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट मेरे पास क्या है? P प्लस के Q। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे हियर नाउ
द greatest resultant, ठीक है, greatest possible, यहाँ पे greatest possible जिस हिसाब से लिखा हुआ है इस हिसाब से greatest possible resultant, greatest possible resultant, वो हमारे पास क्या है बेटा दोनों फोर्सेस का, greatest possible resultant of P and Q, ऐसे लिखते हैं, of P and Q, दोनों का क्या है मेरे पास P प्लस के Q. Similarly, the least possible resultant of P and Q, वो मेरे पास क्या है P माइनस के Q. ठीक है, क्लियर हो गया. सबसे पहले हमें दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दोनों फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा प्लस, और लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट क्या होगा माइनस. ठीक है, और हमने लेट कर लिया कि R मेरे पास रिजल्टेंट है एंड अल्फा जो है उन दोनों फोर्सेस के बीच का क्या है एंगल है. अब पहली इक्वेशन जो अब तक था ये यहाँ तक ये चीज हमने लिख ली. अब पहली इक्वेशन क्या कहती है कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो n टाइम्स है लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के. पूरी ऑलरेडी सारा चीजें मैं समझा चुकी हूँ, सिर्फ लिखने वाला पोर्शन हमारे पास रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि जो मेरे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो जो है n टाइम्स है लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के. ठीक है, बात समझ आ गई. ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो n टाइम्स है लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के. ठीक है, अब यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे. यहाँ से सॉल्व करके मैंने आपको बोला है आप p की वैल्यू भी निकाल सकते हो, q की भी निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू निकालोगे उसी हिसाब से आगे का पैटर्न चेंज होगा. वो मैं चीज आपको बता दूंगी क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम्पल होते हैं, स्टैटिक्स में सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो हम क्रैमिंग करके तो जा नहीं सकते कि हाँ ध्यान रखें कि इसमें p ही निकालना है. आप p q कुछ भी निकाल सकते हो. ठीक है, उसी हिसाब से पैटर्न चेंज करना. अब देखो यहाँ पे अगर मैं p निकालती हूँ p प्लस के q, अंदर n की मल्टीप्लाई कर दो np माइनस के nq, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ठीक है, p की वैल्यू इधर ले आऊंगी, p इधर np इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, ये इधर माइनस में है वो सॉरी प्लस में है तो इधर आके माइनस में, और ये ऑलरेडी बैठा हुआ है. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से p कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस के n, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो एंड साथ ही साथ क्या कॉमन ले लो q, तो 1 प्लस n और यहाँ पे ले लिया q. ठीक है, यहाँ 1 बचा यहाँ n बचा और q कॉमन ले लिया. इम्प्लाइज p की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे इम्प्लाइज लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठा इधर जाके डिवाइड में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n प्लस के 1. ठीक है, ये इधर जाके डिवाइड में. अब यहाँ से मैं नेगेटिव साइन अगर कॉमन लूं, नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे एंड जो सॉरी माइनस में बैठा है ये प्लस में ये आ गया. ठीक है, और यहाँ से ये वाला पोर्शन माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा ये चीज हटा देंगे. इतना समझ आ गया ना आपको. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से p की वैल्यू ये निकल. ठीक है, क्लियर. आप यहाँ से q की वैल्यू निकालोगे तो q की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ जल्दी, ये इधर चला जाएगा n माइनस के 1 अपॉन n प्लस के 1 p. देखो q की वैल्यू निकालनी है तो ये जो इधर डिवाइड में बैठा है इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया और ये इधर मल्टीप्लाई में जो बैठा नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा. ठीक है, तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई है, p की वैल्यू आ गई है आपके बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्लियर हो गया. तो पहला पोर्शन सॉल्व हो गया या नहीं. ठीक है, जो पहली लाइन थी वो सॉल्व हो गई. अब उन्होंने बोला है शो डेट द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो एंगल है जो हमने क्या माना है अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये वाली शो करनी है. कब शो करनी है, जब ये हमारे पास गिवन होगा. ये क्या गिवन हुआ है कि जो रिजल्टेंट है दोनों फोर्सेस का वो जो है इक्वल होगा दोनों फोर्सेस के सम का हाफ. तो अगेन आप क्या करोगे, ये पोर्शन हमारे पास हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमने क्या माना है जल्दी बताओ r, तो r जो है दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास जो होगा दोनों फोर्सेस के सम के हाफ. ठीक है, दोनों फोर्सेस का सम करो उसका हाफ, उसके इक्वल ये है.
ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से आर की वैल्यू इवेल्युएट करो, तो मेरे पास 1/2 यहाँ पे पी प्लस के क्यू, बस यहीं पे वो खेल चेंज होगा जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पी निकालोगे तो उस हिसाब से जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, क्यू निकालोगे तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या निकाला है, पी निकाला है, तो पी की वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पे जो निकाला है उसकी वैल्यू पुट करो, तो पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, n+1 अपॉन n-1 क्यू, ठीक है, प्लस के क्यू। तो वो जो चेंजिंग आएगी वो कहाँ पे आएगी, देखो अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हम इस वाले पोर्शन में p की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वाले पोर्शन में q की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है, इतना सा फंडा है कि भाई p की वैल्यू निकाली तो p की वैल्यू पुट करो, अगर आप q की निकाल रहे हो तो q की पुट करो। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, तो ये 1/2, ठीक है। अब देखो q दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा n+1 अपॉन n-1 प्लस के 1, और यहाँ पे q बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे 1 करके एलसीएम, तो अपॉन में क्या आएगा n-1, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इधर की साइड ले आती हूँ जो मैं उधर लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे करते, तो दोनों का n-1, तो यहाँ पे तो n+1 ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर प्लस n-1, यहाँ पे क्यू, 1 से 1 कैंसिल, एक लड्डू था वही लड्डू हमने खा लिया। ठीक है, तो बचा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जो है अब वो लिखते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे क्या होगा n+n 2n, और नीचे n-1, और यहाँ पे क्यू, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n/n-1। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो दोनों में ये चीज तो मैंने बता दिया कि p की वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू पुट करोगे, अगर q की निकाल रहे हो तो q की। अब देखो जैसे p की वैल्यू मैंने अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो पूरा का पूरा किस में आ गया, q में, मतलब r की वैल्यू जो आई है वो इन टर्म ऑफ q आई है। आगे बात समझ, q की टर्म में, मतलब n तो है, मतलब q आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे p q में है, r भी q में है, तो ये लॉजिक लगाना होता है। अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू रखूंगी, q की वैल्यू निकालिए जो किसमें है, p में है, तो q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगी, इसकी जगह देखो, इसकी जगह मैं q की वैल्यू यहाँ पे रखूंगी इन टर्म ऑफ p, तो मेरे पास r किस में आएगा, p में। तो मतलब हमें दोनों ऐसे बनाना है कि p अगर q में है तो r भी मेरे पास q में आए, तो वही चीज है, इसलिए मैंने आपको सिंपल सा फंडा ये बोला था कि p निकालोगे तो p की वैल्यू रखो, q निकालो तो q की वैल्यू रखो। ठीक है, अगर आप p की वैल्यू निकाल रहे हो, p किसकी टर्म में है, q की, तो r भी मेरे पास q में आएगा, अगर आप q की वैल्यू p के उसमें निकाल रहे हो तो r भी मेरे पास p में आएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? बस आपको इतना ध्यान रखना भाई, जिसकी भी वैल्यू निकाल रहे हो उसको पुट करना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने p की वैल्यू निकाली थी तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है बाई चांस एग्जाम में बच्चे क्या कर जाते हैं, इसका जस्ट मतलब q की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करी q की वैल्यू, तो चीजें p में आ गई, तो बच्चा सोचेगा मेरा गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये वाला पोर्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि भाई q की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू पुट कर दी। अब मेन चीज है p की निकाली तो p की निकाली तो p की रखी, q की वैल्यू आ गई, अब सॉरी r की वैल्यू आ गई। अब देखो मेरा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है मेरे पास, अल्फा को निकालना। ठीक है, अब अल्फा मेरे पास जो है, अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट के अंदर, तो मेरे पास दो फॉर्मूलों में आता है। पहला आता है जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, r² इक्वल टू p² प्लस के q² प्लस के 2pq cos अल्फा, एक इसमें आता है। दूसरा हमारे पास आता है डायरेक्शन की, उसमें tan थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आएगा q sin अल्फा अपॉन p प्लस के q cos अल्फा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? अब देखो अल्फा यहाँ पे भी बैठा है, अल्फा यहाँ पे भी बैठा है, अब आपके माइंड में आएगा कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो फॉर्मूला आप बेटा वो वाला यूज करोगे जिसमें देखो आपको क्या निकालना है, अल्फा, मतलब ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है यहाँ से। ठीक है, या आप बोल दो ये है या ये है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू इवेल्युएट करनी, तो ये देखो जब आपको किसी एक चीज की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो उसके साथ जो बैठे हैं क्या उनकी वैल्यू हमारे पास है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आर की वैल्यू भी मेरे पास है, पी की वैल्यू भी है। ठीक है, और मतलब आर की वैल्यू किसकी टर्म में, क्यू की, पी की वैल्यू किसके टर्म में, क्यू की, क्यू मेरे पास यहाँ पे है ही है, यहाँ पे पी की वैल्यू रख दो, तो मेरे पास यहाँ पे तो वैल्यूज मेरे पास है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। बट अगर थीटा tan थीटा की बात करें तो यहाँ पे tan थीटा की कहीं बात ही नहीं की गई, तो इसका मतलब जिसकी बात नहीं की गई तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये वाला अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ r² इक्वल टू p² प्लस के q² प्लस के 2pq
कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा जो है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, यही चीज हमें इवेल्युएट करनी है। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है मेरे पास n अपॉन n माइनस के 1 क्यू, ठीक है, n अपॉन n माइनस के 1 क्यू, और इसका कर देंगे स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, p की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1 क्यू, n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, ठीक है, यही है, और क्यू इसका भी स्क्वायर। तो r की जगह r की वैल्यू पुट करी, p की जगह p की वैल्यू पुट करी, q को हमने एज इट इज रहने देना है प्लस 2, p की वैल्यू फिर से पुट करो n प्लस के 1 अपॉन n माइनस के 1 क्यू, और यहाँ पे क्यू, और ये हो गया cos अल्फा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसमें r की जगह r की वैल्यू पुट करी, p की जगह p, जहां जहां p बैठा है p की वैल्यू पुट कर दी। अब इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, n का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्यू क्यू क्या हो गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास cos अल्फा। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो यहाँ भी क्यू स्क्वायर अल्फा बैठा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इक्वल टू में जो इधर है, यहाँ यहाँ सब में बैठा है, तो क्यू स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ या नहीं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास यहाँ पे n1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस के 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास cos अल्फा। क्या आ गया मेरे पास, cos अल्फा। देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड, तीनों टर्म से क्यू स्क्वायर कॉमन। अब मेरे पास यहाँ पे भी तो क्यू स्क्वायर बैठा हुआ है, n स्क्वायर माइनस के n1 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल और ऊपर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बचा n स्क्वायर अपॉन n माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बचा मेरे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, 2n प्लस के 1 अपॉन n माइनस के 1 cos अल्फा। अब मुझे इवैल्यूएट क्या करना है, cos अल्फा, तो भाई cos अल्फा मैंने यहाँ रख लिया, मतलब वहीं पे रखा है। इसके साथ ये पूरा पोर्शन जो है, पहले ये वाला इतना, ये जो इधर बैठा है इधर जाके माइनस में, तो मेरे पास n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो माइनस में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 1, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा के साथ क्या बैठा हुआ है, n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, ये बैठा हुआ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट, ओके। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उसको तब हम बाद में देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास भाई किसी के नीचे, एक मिनट, किसी के नीचे अगर मेरे पास, इसको 1 को सही से लिखूं मैं, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं या नहीं मान लेते, ठीक है। तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या हुआ मेरे पास, टोटल n माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे एज इट इज n स्क्वायर, यहाँ पे प्रॉपर रखा हुआ है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करूंगे क्या आएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर ही, तो वही मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2n प्लस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे मैं ये चीज करूंगी, अब क्या करना है, ये मेरे पास cos अल्फा यहाँ पे 2n प्लस 1 यहीं पे रख रही हूँ मैं, n माइनस 1 यहाँ पे बैठा है, इधर डिवाइड में बैठा, तो इधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मेरे पास यहाँ पे, मेरे को एक्चुअली इम्प्लाइज लगाने का हैबिचुअल हो गई हूँ, तो वो बार बार इम्प्लाइज लगता रहता है। अब यहाँ पे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2n प्लस 1 cos अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पे इनको क्या करना है, सॉल्व करना है ऊपर वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, n स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या होगा मेरे पास, n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 2n, क्योंकि क्या होता है पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab वो वाला। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे माइनस के 1 माइनस के 2n। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है। तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो ये साइन चेंज होगा, तो माइनस के और प्लस के 2n अपॉन में ये हटा दो। अब देखो यहाँ पे एक n माइनस के 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग नीचे की साइड सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। कैसे देखो, ये यहाँ पे x बैठा है, इस तरीके से देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 1/x। तो वही चीज की है मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, दोनों सेम है पर अपोजिट साइन है तो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम है पर अपोजिट साइन है तो कैंसिल, क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे n+1 cos अल्फा इक्वल टू क्या बचा मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग, देखो यहाँ पे बचा माइनस के n स्क्वायर माइनस माइनस -1 और -1 क्या हो गया माइनस के 2 अपॉन n माइनस के 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ये है मेरे पास इधर डिवाइड में ले आओ, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन बाहर ले लो, n स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन n माइनस के 1 और ये नीचे आ जाएगा n प्लस के 1, देखो ये नीचे ही तो जाएगा, मल्टीप्लाई में बैठा है और 2 मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं जो हमें प्रूफ करना था, कि प्रूफ क्या करना था हमें, तो देखो प्रूफ करना है हमें ये माइनस के n स्क्वायर प्लस के 2, तो ऊपर n स्क्वायर प्लस के 2 और माइनस साइन आ गया, नीचे 2 भी आ गया। अब ये वाला पोर्शन बनाना रही है और फाइनल हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो अब आप एक बार बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n माइनस के 1 और n प्लस के 1 सेम है, ठीक है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब सेम चीजें हो, ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, एक बार प्लस हो रही हो एक बार माइनस हो रही हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, वही चीज वहां पे लिखी हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा cos अल्फा इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन में 2 n स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है अल्फा, तो भाई जो ये cos है इधर जाके cos इनवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। यही चीज हमें क्या है प्रूफ करनी थी, हाँ यही चीज प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख देंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखूं मैं इस तरीके से, माइनस n स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस के 1। अब यही मेरे पास मुझे प्रूफ करना था, बस कैलकुलेशन करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे हर एक एक स्टेप बताना पड़ता है, आपके हिसाब से जैसे भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे प्रूफ करना था कि मेरे पास जो एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल वो ये है, तो मेरे पास वही चीज आ गई n स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन, एक मिनट, हाँ तो मेरे पास वही चीज आई cos इनवर्स माइनस n स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस के 1। तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको सिंपल सी चीज है कि आपको ये चीज ध्यान रखना था कि दो फोर्सेस दिए हुए हैं, उस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो n टाइम्स है लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के, ठीक है। पहले यहाँ से, फिर यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू q में आई है, ठीक है, n भी है साथ में q भी है। फिर उसके बाद हमें तो निकालना है अल्फा, तो अल्फा हमारे पास दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैग्नीट्यूड वाला और एक डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे मतलब कोई भी बातचीत नहीं की गई है, तो थीटा को हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, हम मैग्नीट्यूड वाला लेंगे, वहां पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके फाइनल अपना अल्फा की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमारी ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, ठीक है। एंड में जाने से पहले एक बात और कहूंगी, जो ये हम लेक्चर्स बना रहे हैं, तो अब जो कुछ लेक्चर्स की पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी पीडीएफ, ठीक है, तो आप वहां से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।